सुधीर तेलंग मुल्क के बेहतरीन कार्टूनिस्ट में से एक। इनकी कुछ लकीरों के वार हजारों लफ्जों के मज़ामीन और एडिटोरियल से टक्कर ले सकते हैं। इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस के बाद फिलहाल इनके कार्टून द एशियन एज और डेक्कन क्रॉनिकल में देखे जा सकते हैं। बीकानेर में पैदा हुए, बायोलॉजी में ग्रेजुएट और अंग्रेजी अदब में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इनका ख्वाब था एक सिनेमा घर में दरबान बनने का, लेकिन बन गए कार्टूनिस्ट। सुधीर तेलंग आज हैं हमारे रूबरू। ये क्या एम्बिशन था? ये बेतुकापन था कि बचपना था? देखिए, मेरे पिताजी की प्रिंटिंग प्रेस थी और उसमें सिनेमा के टिकट छपा करते थे और इस वजह से मेरा सभी सिनेमा घरों में जाना होता रहता था। बहुत सारी फिल्में मैंने, जो सिनेमा घर में जो प्रोजेक्शन रूम होता है उसमें एक दो एक्स्ट्रा खिड़कियां भी होती हैं, उन पे लंबे स्टूल पे मुझे बैठा दिया जाता था और मैं वहाँ बैठ करके मैंने 20 फिल्में देखी उस स्टूल में बैठ करके, मुंह निकाल करके बाहर। और वहाँ से जो फिल्म देखते थे तो लगता था कि कोई मैजिक है, क्योंकि आपके नेक्स्ट विंडो से एक रोशनी की बाहर जा रही है जो नृत्य कर रही है, नाचती हुई लगती है वहाँ से, उसके थ्रू आप फिल्म देखते हैं। सिनेमा हॉल में बैठ के आपको फिल्म अलग दिखेगी। ये सिनेमा के प्रति जो जुनून था उस वक्त, उसी वजह से मुझे ऐसा लगता था कि अगर बनना है लाइफ में तो गेटकीपर बनना है। इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है कि आप एक तो पावरफुल इतने कि आपके हाथ में टॉर्च होगी, बड़े बड़े लोग फिल्म देखने आते हैं, आप जाकर के उनको रास्ता दिखाते हैं, यहाँ बैठिए आप। दूसरा ये कि आप 4 फिल्म रोजाना मुफ्त में देख सकते हैं, फिर उन 4 फिल्मों को मुफ्त देखने की आपको तनख्वाह और मिलेगी। तो इसलिए मैं सोचता था कि अगर गेटकीपर बन जाएं तो बहुत अच्छा होगा। ये आप बीकानेर में जाके कैसे पैदा हो गए? ये जो तेलंग नाम के साथ जुड़ा हुआ है मेरे, वो उसकी जो यात्रा है बहुत पुरानी है। मतलब 200-250 साल पहले हमारे जो पूर्वज थे, फोर फादर्स थे, वो आंध्र प्रदेश में कहीं रहते थे, तेलंगाना में, और वहाँ से उनको खदेड़ दिया गया। वो क्लासिकल म्यूजिशियंस थे, कोई हवेली संगीत गाता था, कोई ध्रुपद गाता था, कोई क्लासिकल सितार बजाता था। तो जो क्लासिकल म्यूज़िक था उनके अंदर, और दूसरा वो संस्कृत के प्रकांड पंडित लोग थे। तो बीकानेर के उस वक्त के जो महाराजा रहे होंगे, उन्होंने हमारे फोर फादर्स को यहाँ पे रखा। जैसे मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो ध्रुपद गाया करते थे, ध्रुपद धमार गाते थे, हवेली संगीत के प्रवर्तक थे वो। थोड़ा तो ध्रुपद धमार आपके अंदर भी आया होगा? मुझे लगता है कि संगीत जो है वो क्योंकि हमारे ख़ानदान के जीन्स में है, ख़ानदान में। तो हालांकि मैंने कभी क्लासिकल म्यूज़िक तो सीखा नहीं, लेकिन हाँ, मुझे गाड़ी ड्राइव करते वक्त गाने का शौक है। मसलन जैसे मैं आप गाना सुनना चाहते हैं? थोड़ा एक जरा सा। केसरिया बालम आवोनी पधारो म्हारे देश जी गोरीरा बालम आवोनी पधारो म्हारे देश। भाई कमाल है। अच्छे खासे गवैये होते होते आप यहाँ ये गली आपने मोड़ ली और आप जनाब फनकार हो गए और कार्टूनिस्ट हो गए। 10 साल की उम्र में आपने अपना पहला कार्टून, यानी आप बड़े नटखट भी थे, और स्कूल में अगर आपने कार्टून बनाया तो यानी किसी का मजाक उड़ाया होगा। आपके टीचर थे? जी, मुझे बहुत बार ऐसा होता था कि टीचर्स की डांट पड़ती थी, क्योंकि मैं बैठ कर के अपनी क्लास में ज़्यादातर अपने स्टूडेंट्स जो फ्रेंड्स होते थे उनके कार्टून्स बनाता था, या फिर मैं अपने टीचर्स के बनाता था। और इसके अलावा जब मैं कॉलेज में था उस वक्त आधे से ज़्यादा क्लास की जो, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट था, तो उसमें जोलॉजी, बायोलॉजी वगैरह के जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स होते थे उसमें जी आधे से ज़्यादा मेरी क्लास होती थी। मेरे फ्रेंड्स होते थे, उनकी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स मैं ही बनाता था, मतलब सारे मैं ड्रॉ करता था, उनकी ड्राइंग्स अच्छी नहीं थी। नहीं, आपने कहा ना कि आपने टीचरों के, अपने स्टूडेंट्स की, उस एक लड़की की जिससे की बात आप ना कर सके, आपने उसकी तस्वीर बना के उसे भेजी जी, किया ना? बिल्कुल किया। और जवाब क्या मिला? अब उस लड़की की तस्वीर की बात करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो शादीशुदा बच्चों की माँ है इसलिए उसके जो कार्टून्स बनाए थे, नाम थोड़ी ले रहे हैं भाई, नाम हम थोड़ी किसी का बनाए कार्टून्स बहुत बनाए, और उस लड़की को लेके भी कार्टून्स बनाए, ऐसा नहीं है। क्या कार्टूनिस्ट फनकार है? कार्टूनिस्ट का काम फनकारी भी है,
लेकिन फनकारी से ऊपर मुझे लगता है कि कार्टूनिस्ट का काम जो है उसमें वो समाज का और अपना जो दर्द है वो उसको कैसे एक्सप्रेस करे, वो एक कला है कार्टूनिंग। बहुत सारे लोग कार्टूनिंग को समझते हैं कि ये बड़ी कॉमिक किस्म की चीज़ है, लेकिन मेरा मानना है कि कार्टूनिंग कॉमिक से ज़्यादा ट्रेजिक है। हर कार्टून एक ट्रेजिक रिप्रेजेंटेशन होता है अपने समय के समाज का, और यही कार्टून की खासियत है क्योंकि वो एक प्रोटेस्ट करने की कला है। हमेशा लोगों ने चार्ली चैपलिन के वक्त से वो यही कहता था, द ट्रेजेडी ऑफ बीइंग कॉमिकल। दैट्स ट्रू। अब आप देखिए ना कि कॉमेडी और ट्रेजेडी के बीच में बहुत ही थिन डिवाइडिंग लाइन है। कॉमेडी जब अपनी इंतहा पे पहुंच जाती है तो वो ट्रेजेडी बन जाती है, और ट्रेजेडी जब अपनी इंतहा पे पहुंच जाती है, जैसे चार्ली चैपलिन की फिल्में हैं कॉमेडी, लेकिन आप हंसते हंसते रोने लगते हैं। और चार्ली चैपलिन की हर फिल्म में कहीं उसका दर्द होता है जिसको देख के हम लोग हंसते हैं लेकिन साथ साथ रोते भी हैं। और आप चार्ली चैपलिन ने जो फिल्म्स उस वक्त बनाई थी वो आज तक सच हैं। आप बताइए कि चार्ली चैपलिन की फिल्म में हमेशा जो एक ट्रैम्प है, वो जो कॉमन मैन है, वो पुलिस वाले से डरता रहता है। भाई उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि उसको पुलिस से डरना चाहिए? ये आम आदमी जो है हिंदुस्तान में भी आज भी पुलिस से बिना वजह डरता है। वो वही बात है। इतने लोगों की छवि तस्वीर आपने बनाई, कार्टूनिस्ट का के लिए सबसे अच्छी शख्सियत कौन सी थी? देखिए, इंदिरा जी से लेके और मनमोहन सिंह तक पिछले 30 सालों में मैंने 9-10 प्राइम मिनिस्टर्स के कार्टून्स बनाए हैं, उनके पीरियड्स को कवर किया है। 20 चीफ मिनिस्टर्स को मैंने ड्रॉ किया है, और बहुत सारे मिनिस्टर्स को, सैकड़ों मतलब पॉलिटिशियंस हो गए। लेकिन इस पूरे दौर में अगर आप कहें कि मेरा हीरो नंबर 1 कौन है, तो वो नरसिम्हा राव है। नरसिम्हा राव। अच्छा, ये आपकी ये तेलंगाना की परोकियलिज्म है कि ये सचमुच एडमिरेशन है? नहीं, नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने तो मुझे लगा ये एल्डर स्टेट्समैन है, 16 भाषाएं बोलते हैं और जानते हैं, बड़े स्कॉलर हैं, बड़ी रिस्पेक्ट इनकी। मुझे लगा कि अब कार्टूनिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप इनमें है नहीं, और मुझे लगता है कि अब अपना करियर ख़त्म है इनके साथ ही। लेकिन एक कार्टूनिंग में कहावत भी है कि किसी भी प्रधानमंत्री को आप 6 महीने से ज़्यादा वक्त की ज़रूरत नहीं होती है, वो 6 महीने में अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करके कैरिकेचर बना लेते हैं। नरसिम्हा राव, मुझे लगा कि थोड़े दिनों बाद कि ये तो इन्वेंट किए गए हैं कार्टूनिस्टों के लिए, इनको डिज़ाइन करके भेजा गया कार्टूनिस्ट के लिए कि 5 साल तक कार्टूनिस्टों की सेवा कीजिए। उनके जो नॉस्ट्रिल्स थे बड़े फड़फड़ाते हुए, उनका जो पाउट था, मतलब ऐश्वर्या राय और एंजेलिना जोली थे उनसे भी बेहतर उनका जो पाउट था बाहर निकला हुआ। और उस सब के ऊपर उनका जो कपड़े पहनने का तरीका था, लंबी बाहें पहनते थे, आप उनकी उंगलियां भी नहीं देख सकते थे। यू वुड नेवर नो व्हाट वाज अप हिज स्लीव। कैरिकेचर में एक खास बात होती है कि एक तो होते हैं उसके एक्सटर्नल फीचर्स और एक होता है उसका इंटरनल पर्सोना। जब आप उसकी आत्मा को पकड़ लेते हैं तो वो कैरिकेचर असली कैरिकेचर बन जाता है, उसकी रिप्रेजेंट कर सकता है ट्रूली। जैसे नरसिम्हा राव जो मेरे हीरो हैं, उनका शुरू में मैंने कार्टून बनाना शुरू किया तो मेरा कार्टून उनकी तरह कम लगता था। थोड़े दिनों बाद जो मेरा कार्टून था वो उनके बिछड़े हुए भाई की तरह लगने लगा, मतलब क्लोन की तरह लगने लगा। एक वक्त ऐसा आया जब मेरा बनाया हुआ नरसिम्हा राव का कैरिकेचर, इट स्टार्टेड लुकिंग मोर देन नरसिम्हा राव हिमसेल्फ डिड, मोर लाइक हिम देन ही हिमसेल्फ डिड। यही वक्त है जब एक ट्रूली आप किसी आदमी की पर्सनैलिटी को कैप्चर करते हैं कैरिकेचर में। एक बात और बताऊं आपको, नरसिम्हा राव जब मैंने एक 1 मैन शो ऑफ कार्टून्स लगाया जिसमें नरसिम्हा राव पे पूरा सेक्शन था, नरसिम्हा राव उस एग्जीबिशन को देखने आए और वो क्या ही नज़ारा था कि एक तरफ कार्टून और सामने दी कार्टून नरसिम्हा राव, और दोनों में कोई फ़र्क नहीं। और जाते जाते बड़ा फ्लैटरिंग कमेंट भी लिख के गए मेरी विजिटर बुक पे। क्या लिखा उन्होंने? पूरा तो मुझे याद नहीं, पर उन्होंने आखिर में उसका था कि देयर इज स्टिंग इज इन द टेल ऑफ सुधीर। अच्छा, उनके साथ ये अपने चंद्रस्वामी का बड़ा बोलबाला था उन दिनों में, वो क्या था, उनका कंट्रोल क्या था? जो राजनेता के आसपास मंडराएगा वो हमारी रेंज में ज़रूर आएगा। चंद्रस्वामी का एक कार्टून मुझे याद है, उसमें चंद्रस्वामी को कई सारे घोटालों में जब वो पकड़े गए थे, फंसे थे, तो उनको कोर्ट ने बोला कि पूछा, तो हर चीज़ में उनका जवाब था कि मुझे याद नहीं है, कि कोई भी चीज़ याद नहीं थी, सब कुछ भूल गए थे वो। तो मैंने एक कार्टून बनाया था कि उनको शपथ दिलाई दी जा रही कोर्ट में, जैसे गीता को हाथ में लेके शपथ दिलाते थे कि, तो वो कह रहा आई चंद्रस्वामी, तो वो कह रहा चंद्रस्वामी हु ही इज फॉरगॉटन कौन चंद्रस्वामी। महाराष्ट्र की सियासत मुख्तलिफ होती अगर बाल ठाकरे को
R.K. लक्ष्मण ने आगे बढ़ जाने दिया होता एज अ कार्टून? बाल ठाकरे को मैं ये पर्सनली मानता हूँ, उसकी पॉलिटिक्स अलग जगह है जिससे मुझे लगता है बहुत कम लोग सहमत होंगे। और मैंने बाल ठाकरे पे 20 कार्टून्स बनाए उनके खिलाफ। बाल ठाकरे का मैंने हिंदुस्तान टाइम्स के लिए बरसों पहले इंटरव्यू भी किया था, जिसमें उन्होंने मुझे बरसों बाद, उन्होंने जब ब्रश को हाथ लगाना बंद कर दिया था, मेरी रिक्वेस्ट पे उन्होंने एक इंदिरा गांधी का कैरिकेचर बना के मुझे दिया। वो अभी भी मेरे पास है ओरिजिनल उसका। लेकिन बाल ठाकरे अगर कार्टूनिस्ट रहते तो मेरा पूरा यकीन है कि वो एक बड़े अच्छे कार्टूनिस्ट थे। उनकी ब्रश में भी बहुत दम था, उनके ब्रश स्ट्रोक्स में बहुत दम था, और वो R.K. लक्ष्मण से कहीं कम नहीं थे किसी भी मायने में। हाँ, बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट थे। ये मनमोहन सिंह के ऊपर आपने एक पूरी किताब छाप दी। अब मनमोहन सिंह मुझे कोई ऐसा सब्जेक्ट तो दिखाई नहीं देते इतना इंस्पायरिंग के साथ, न तो उनमें कोई लतीफ़ा है, न उनमें कोई चुटकुला है। क्या आपको समझ में आया? यही तो इनका USP है। दैट इज़ द USP। जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने तो क्योंकि मैं इनके कार्टून्स नरसिम्हा राव के वक्त में, जब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब मैं इनके कार्टून्स बना चुका था, बहुत सारे कार्टून्स बनाए थे। लेकिन अब तक का जो इनका करियर था उसमें ये किसी न किसी के साइड किक थे, पीछे खड़े हुए हैं, बगल में खड़े हुए हैं, या किसी का हुक्म बजा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री बने तो लगा कि अब कुछ मज़ा आएगा कार्टून बनाने में इनका। तो जब इनके 5 साल पूरे तो मैंने किताब निकाली, उसका नाम था नो प्राइम मिनिस्टर। और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि भाई आप पर मैंने किताब की है, आप इसको लॉन्च कर दीजिए। तो करीब 2-3 महीने बाद इनका मेरे पास जवाब आया इनके दफ्तर से। उन्होंने कहा कि द प्राइम मिनिस्टर विल फील ऑकवर्ड एंड एम्बेरेस्ड रिलीजिंग दिस बुक। तो मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को बोला जो ऑकवर्ड की बजाय डिलाइटेड फील करे, तो शत्रुघ्न सिन्हा और अमर सिंह से मैंने इसको लॉन्च करवाया। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एश्योरेंस का एक दलील ये है, एविडेंस ये है कि आदमी अगले की क्रिटिसिज्म सुन सके, कार्टून अपने बारे में देख सके। क्या आपके अब जो अभिनेता हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, उनके अंदर आप ये टॉलरेंस देख रहे हैं? पिछले कुछ समय में इंटॉलरेंस पॉलिटिशियंस में भी आई है, और आपने देखा होगा पिछले 3-4 सालों में कितनी कंट्रोवर्सीज हुई कार्टून्स को लेकर के। ममता बनर्जी ने, जब एक प्रोफेसर ने कार्टून, क्या बल्कि सिर्फ ग्राफिक था, वो ईमेल से भेजा उसने, उसके आधार पर उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। और मैंने टाइम्स नाउ में अपना कार्टून ममता पे बना करके दिखाया था, जो कि उस कार्टून से कई गुना ज़्यादा हार्ड हिटिंग था। और मैंने उसको कहा था कि अगर उसमें हिम्मत है तो मुझे यहाँ से आके अरेस्ट करके दिखाएं। आज तक तो अरेस्ट किया नहीं उन्होंने। उसके बाद में इस वक्त लेफ्टिस्ट पार्टियों ने बहुत विरोध किया था ममता बनर्जी का, लेकिन थोड़े दिनों बाद ये अंबेडकर के कार्टून की एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। उस कंट्रोवर्सी में सिर्फ इतना सा था कि जब संविधान लिखा जा रहा था तो अंबेडकर धीरे धीरे लिख रहे हैं और नेहरू जी पीछे से चाबुक मार रहे हैं। अंबेडकर को नहीं, लेकिन जो एक घोंघा बनाया उन्होंने, स्नेल, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन जिस पे लिखा था, और अंबेडकर भी उसको मार रहे हैं। अब उसको इन्होंने इंटरप्रेट किया इस तरीके से कि नेहरू जो है वो अंबेडकर को मार रहे हैं, यानी कि उच्च जाति का आदमी एक निम्न जाति वाले को मारने की कोशिश कर रहा है। तो अब इस कार्टून को लेके कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी गई। सारा हिंदुस्तान की जो पार्लियामेंट थी वो इकट्ठी हो गई और सबने कहा साहब ये तो बहुत भयंकर कार्टून है, जो 60 साल पहले छपा था उससे पता नहीं क्या हो जाएगा। आज के स्टूडेंट्स को देखेंगे तो उनकी तो हमारे प्रति बहुत छवि खराब हो जाएगी। उस कार्टून को आखिरकार NCERT की किताबों से हटा दिया गया और पूरी पार्लियामेंट ने डिसीजन लिया, जिसमें सोनिया गांधी जी टेबल थपथपा रही थी। इतना बड़ा अचीवमेंट उनके लिए। लेकिन एक चीज़ और देखिए कि जो लेफ्टिस्ट पार्टियां हैं वो भी इस कार्टून का विरोध कर रही थी। वो पार्टियां जो ममता बनर्जी किसी कार्टूनिस्ट को अरेस्ट करे तो विरोध करती है ममता बनर्जी का, और जब अम्बेडकर का मामला आए तो वो कहते हैं साहब नहीं। क्यों? क्योंकि अम्बेडकर एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। अम्बेडकर की जो छवि है उसके आधार पर उसको कहीं भी आप उसके खिलाफ नज़र नहीं आ सकते, चाहे वो सच भी हो। एक आदमी में इतना मादा नहीं था कि वो पार्लियामेंट में खड़े होता और कहता कि ये प्रेस फ्रीडम का सवाल है, ये कार्टूनिस्ट की स्वतंत्रता का सवाल है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सवाल है। मैं यहाँ पर खड़े होकर कहता हूँ कि इस कार्टून को नहीं हटाना चाहिए। एक आदमी ने नहीं बोला। ये कबीर था जो आज से 600 साल पहले कह सकता था कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और जहाँ से तो चाकी भली जो पीस खाए संसार। और ये कबीर था जो 600 साल पहले कह सकता था कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, तांचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरावा खुदा है। आज किसी में हिम्मत है, लिख सकता है, उसके नाम फतवे जारी हो जाएंगे। तो 600 साल पहले हिंदुस्तान में ज़्यादा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था, आज नहीं है। हिंदुस्तान की पॉलिटिकल रियलिटी की अक्कासी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें कास्ट भी है
और कास्ट पॉलिटिक्स भी है, उसको कैसे पोर्ट्रे करोगे? अबू अब्राहम जो मेरे बहुत ही प्रिय कार्टूनिस्ट, मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, उनसे मैंने बहुत सीखा भी है। उनका एक कार्टून था बरसों पहले, जो मुझे लगता है इससे बेहतर तरीके से कह ही नहीं सकता कोई कास्ट पॉलिटिक्स हिंदुस्तान में जो है, जिसमें एक बैलेट बॉक्स रखा हुआ है और उसके ऊपर लिखा हुआ है, एक बैलेट बॉक्स है, उस पे उसके ऊपर दीवार पे लिखा है तीर बना करके, वोट योर कास्ट हियर। इससे बेहतर कोई नहीं कह सकता इस बात को। हिंदुस्तान में जाति और धर्म कुछ इस तरह से पॉलिटिक्स में घुल मिल गए हैं कि आज हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं जब टिकट भी बांटते हैं, मैंने एक प्रधानमंत्री से सवाल भी किया था एक बार कि साहब ये अगला जो चुनाव है, वाजपेयी जी से मैंने सवाल किया, मैंने उनसे कहा कि साहब ये जाति के आधार पर आप अगले चुनाव में ये क्रांतिकारी परिवर्तन आप जैसे लोग क्यों नहीं करते हैं कि जो टिकट है वो जात के आधार पर मत करें। तो वो मुस्कुराए और हंसी एक ठाक मारा और चुप हो गए। इसका मतलब था कि जात के आधार पर टिकट ना देंगे तो मरेंगे क्या हम लोग, चुनाव भी जीतना हम लोगों को। माइनॉरिटीज़ के वोट बैंक से उनको लेकर के मैंने 20 कार्टून्स बनाए हैं। मसलन जैसे वोट बैंक है उसको मैंने बैंक के तौर पर भी बनाया है, कई बार उसको इस्तेमाल किया, जिसमें एक माइनॉरिटी का सदस्य बैठा हुआ है और बाहर भीड़ लगी हुई है जो उसको विड्रॉ करने के लिए आए वहाँ से। ऐसे कई कार्टून्स बनाए मैंने। करप्शन पे तो खैर मैंने पूरी किताब की एक, जिसका नाम था इंडिया फॉर सेल। 2012 में मैंने एक किताब की थी जिसके कवर में अन्ना हज़ारे और बाबा रामदेव थे। हालांकि अब चाहूँ तो उन दोनों को हटा सकता हूँ क्योंकि वो दौर भी चला गया। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान इस वक्त एक ट्रांजिशन के पीरियड से गुजर रहा है। अब तक जो पॉलिटिशियन था वो समझता था कि हिंदुस्तान की जो मिडिल क्लास है वो अपने घरों में बैठती है, टेलीविज़न देखती है, अच्छा खाना खाती है, गाड़ियों में घूमती है, मॉल्स में जाके मज़े करती है। लेकिन ये पहली बार देखा जेसिका लाल के वक्त में कि ये मिडिल क्लास भी जो अंग्रेज़ी बोलती है और पढ़ती लिखती है वो इंडिया गेट पे आ सकती है और यहाँ पे हज़ारों लाखों लोगों की भीड़ लगा सकती है। निर्भया के वक्त हुआ ये। तो एक ट्रांजिशन के पीरियड से हम लोग निकल रहे हैं। फर्ज करो कि तुम एक रामराज का तस्वुर करो कि रामराज कैसा होगा, बनाओ। रामराज तो मुझे लगता है कि एक सिर्फ एक मुहावरा है, वो तो है तो ही। सिर्फ मुहावरा है। देखिए ऐसा है कि जिस दिन इस देश पर रामराज आ गया ना, मैं तो चाहूँगा कभी ना आए। जिस दिन रामराज आएगा उस दिन हम लोगों की दुकान बंद हो जाएगी क्योंकि जब पानी सही वक्त पे आएगा, सड़कें अच्छी होंगी, लोगों को सही वक्त पर अच्छे अस्पतालों में इलाज मिलेगा, बढ़िया स्कूल कॉलेज होंगे जहाँ पढ़ने जाएंगे लोग हंसेंगे, खुशी के साथ घूमेंगे, नाचेंगे, झूमेंगे, सब कुछ बढ़िया होगा, तो फिर हमारी ज़रूरत क्या है? मैं तो हो जाएंगे भाई। जिस दिन यूटोपिया आ गया हिंदुस्तान में, उस दिन यूटोपिया में एक कार्टूनिस्ट के लिए कोई स्थान नहीं है। और मुझे यकीन है कि अगले 1000 वर्ष तक तो हिंदुस्तान में यूटोपिया आने वाला नहीं है। तो अगर कार्टूनिस्टों को अखबार वालों ने ठीक ठाक जगह देते रहे तो कार्टूनिस्ट खत्म नहीं होने वाले इस देश से। कार्टून को ट्रांसमिट करने का जरिया है अखबार, न्यूज़पेपर, लेकिन अदर न्यूज़पेपर की एक दिशा हो जाए, एक लाइन हो जाए, एक पॉलिटिकल एजेंडे के साथ वो आए, तो सुधीर तैलंग क्या करेंगे? देखिए हिंदुस्तान में जो पॉलिटिकल कार्टूनिंग का जो गोल्डन पीरियड रहा है वो 1940 से लेके 50, 60, 70 तक रहा है। 70s के बाद में जो गोल्डन पीरियड था वो ख़त्म हो गया। उस वक्त मेरी जनरेशन के जो कार्टूनिस्ट आए, मैं आया, तो हम लोगों ने जो जितना मलाई थोड़ी बहुत हम लोग खा सकते थे, वो जो गोल्डन पीरियड जा रहा था उस दौरान हम लोगों को जो थोड़ी बहुत सफलता कार्टूनिस्ट के तौर पे मिली अखबारों में, और जब आखिरी संपादक उस वक्त अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, उन संपादकों ने हमको भी हाईलाइट किया, बढ़ाया और छूट दी, फ्रीडम दी। उस दौर में हम लोगों ने अपना नाम जो बना लिया सो बना लिया। 90 के बाद में, 2000 के बाद तो बिल्कुल भी कहूँगा कि 2000 के बाद तो लगभग कार्टूनिस्ट के लिए अखबारों में स्पेस हट गई। पॉकेट कार्टून का पूरे हिंदुस्तान में अवसान हो चुका है, मृत्यु हो चुकी है, मर चुका है। आर.के. लक्ष्मण के साथ ही मुझे लगता है पॉकेट कार्टून हिंदुस्तान के अखबारों के फ्रंट पेज से गायब हो गया। हिंदुस्तान में पॉकेट कार्टून की डेथ इस पिछले एक दशक का सबसे बड़ा मुझे लगता है कि एक वो है, लैंडमार्क है कि हिंदुस्तान में इसको मार दिया गया किस तरह से। फ्रंट पेज से पॉकेट कार्टून 3 सी ने फ्रंट पेज घेर लिया, क्रिकेट, सिनेमा और क्राइम, और चौथा सी जो कार्टून था उसको उन्होंने अंदर कर दिया। और अभी जो पिछले कुछ वक्त का जो दौर है जिसमें अखबारों ने एक तो ग्राफिक्स को महत्व देना शुरू किया, एक उन्होंने इलस्ट्रेशंस को शुरू किया, और एक कुछ नक्शे वगैरह जो कार्टोग्राफर्स को, उन्होंने कहा कि कार्टून क्योंकि उसमें एक ओपिनियन होती है, ऐसी हर चीज़ जिसमें ओपिनियन हो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें वो चीज़ चाहिए जिसमें ओपिनियन ना हो। मैं एक कहूँ कि भाई सुधीर, एक हमारे पास एक इंस्टीट्यूशन खोल दो ताकि वहाँ हम नए कार्टूनिस्ट को ट्रेनिंग दें,
उसका क्या मकसद होगा? कई लोगों ने मुझे कहा कि आप इंस्टीट्यूशन खोल लीजिए, लोगों को कार्टून सिखाइए। लेकिन देखिए होता क्या कि मेरे ये बड़ी उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी मेरी वजह से कि मैं एक इंस्टीट्यूट खोलूं जिसमें कुछ उन लोगों से फीस लेके पैसे कमाऊं और उनको कोई रोज़गार ही ना मिले। क्योंकि कोई भी कला जो है जब तक उसमें एम्प्लॉयबिलिटी नहीं होगी तब तक नहीं हो सकता। आज जो कार्टूनिस्ट बनना चाहता है, अव्वल तो उसको मौका ही नहीं मिलेगा। मौका मिलेगा तो उसके पर उसका कार्टून छपेगा पेज 13 पे, पेज 16 पे, पेज 18 पे, कहीं छिप करके। क्यों? वो इसलिए कि पॉलिटिकल कार्टून एक बहुत ही इनकन्वीनियंट चीज़ है अखबार के मालिक और संपादक के लिए, क्योंकि वो किसी न किसी पावरफुल आदमी को ऑफेंड करता है। और एंड दैट इज़ द यूएसपी ऑफ अ पॉलिटिकल कार्टून। अ पॉलिटिकल कार्टून कैन नॉट बी सक्सेसफुल इफ इट इज़ टोइंग द लाइन ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट। ये तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट आर्ट है, ये प्रोटेस्ट की कला है, ये विरोध की कला है। और इस कला में अगर आप थोड़ा सा भी मिलावट करेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। यानी तो ये डेमोक्रेसी की कला है। मैं तो कहता हूं कि डेमोक्रेसी में अगर लोकतंत्र में प्रेस चौथा खंबा है तो कार्टून पांचवां खंबा है। दो चीज़ें साफ साफ हैं। अखबारों का जो कॉरपोरेट घरानों ने अखबारों को खरीदा है, उनके अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं। दूसरा ये कि उन अखबारों में के मालिकों के अपने और 25 धंधे और भी हैं। तो उन सबको भी बचाने के लिए आपको किसी न किसी की जी हुजूरी करनी पड़ेगी। फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम पर जो देश को बरगलाया गया है, फ्रीडम ऑफ प्रेस भी एक बहुत बड़ा होक्स है। फ्रीडम ऑफ प्रेस नाम की चीज़ जो है वो हिंदुस्तान में एग्जिस्ट करती नहीं है, सच पूछें तो आप। अखबार वाले धीरे धीरे आपको सामने लाएंगे, कार्टूनिंग के भी दिन दोबारा आएंगे, मेरा अंदाज़ा ये है। लेकिन उसको सरकमवेंट भी किया जा सकता है, उससे हट के भी हम बात कर सकते हैं। मसलन टेक्नोलॉजी आपकी इमदाद कर सकती है। भाई आजकल ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के प्रोग्राम के मोहताज हों। आप अपना ब्लॉग शुरू कीजिए, आपने तो किया हुआ है। ब्लॉग पे अगर आपका कार्टून रोज़ एक आए और लोगों को मालूम हो कि अगर तुम्हें आज की सियासत के ऊपर एक क्या टिप्पणी है और क्या उसका क्रिटिसिज्म है और उसको किस तरह से, किस हिकारत से देख रहा है हमारा फनकार, हमारा कार्टूनिस्ट सुधीर तेलंग। आप सही कह रहे हैं। जैसे अब मेरे जो एशियन एज और डेक्कन क्रॉनिकल में जो मेरे कार्टून्स छपते हैं, उसको करीब 10 लाख के करीब सर्कुलेशन उसका टोटल सब मिला के होगा, तो बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है। लेकिन जो कार्टून्स मैं ट्विटर पे लगाता हूं, ट्विटर पे मुझे फॉलो करने वाले बहुत सारे हज़ारों लोग हैं, और उसको ट्विटर में जो मैं कार्टून रोज़ाना लगाता हूँ उसका इंतज़ार करते हैं लोग। अमेरिका से मेरे पास मैसेज आता है, इटली से मैसेज आता है, दुनिया भर से मैसेज, क्योंकि अखबार तो सब जगह नहीं पहुँचता है, लेकिन ट्विटर के फॉलोअर्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। तो हर जगह से मैसेज आता है कि भाई आप जो है वो आपका कार्टून देखना चाहते हैं, आपने अभी तक लगाया क्यों नहीं। तो ये जो सोशल मीडिया है उसने एक नया ही होराइजन आपके लिए खोल दिया है। तो बहुत बड़ा होराइजन, ये बहुत बड़ा होराइजन है। और एक कार्टून जो आप ट्विटर पे लगाते हैं वो हज़ारों लोगों से लाखों करोड़ों तक शाम तक पहुंच जाता है, क्योंकि 1 से 2, 2 से 4, 10 से 20 ये चेन बनती जाती है। आपने एक बात कही थी अभी कुछ देर पहले कि हिंदुस्तान के अखबारों में अब गुंजाइश नहीं है कि वो कार्टून को सच्चाई देखने की ताब नहीं है अब उन्हें। क्या वेस्ट में आपको दिखाई देता है वहाँ भी यही हाल है? क्योंकि कॉर्पोरेट डोमिनेशन तो वहाँ भी बढ़ा है। वेस्ट का थोड़ा सीन डिफरेंट तरह का है। जैसे वेस्ट में आप देखेंगे यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनमें कार्टूनिंग का बहुत भयंकर चलन नहीं है। जैसे हिंदुस्तान में इतनी रिस्पेक्ट कार्टूनिस्ट की होती है, इतने सेलिब्रिटी स्टेटस कार्टूनिस्ट को मिलता है, वो वहाँ कई जगह नहीं मिलता है। अमेरिका में जैसे जर्मनी वगैरह में नहीं है। लेकिन फ्रांस में जैसे है, जैसे प्लांटू है, प्लांटू को बहुत बड़ा कार्टूनिस्ट माना जाता है, लोमोंद का जो कार्टूनिस्ट है। इंग्लैंड में आज भी कार्टूनिंग की परंपरा बरकरार है। अमेरिका में आज भी बरकरार है। आज भी इंग्लैंड में द टेलीग्राफ पॉलिटिकल कार्टून जो है आधे पेज का छापता है लगभग, एडिटोरियल पेज के सामने वाले पेज पे। पॉकेट कार्टून मैट का जो टेलीग्राफ में छपता है वो किसी आर्ट से कम नहीं है। वो हर रोज़ एक ऐसा कमेंट होता है उसमें जिसमें वो अपने आप में एक बहुत एडिटोरियल सा होता है, बहुत सुंदर होता है कार्टून उनका। तो एक कमेंट भी होता है। मेरा मानना है कि इंग्लैंड में आज भी कार्टूनिस्ट बेहिचक कार्टून्स बना रहे हैं और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को स्पेयर किए बगैर ये हो रहा है। यानी कॉर्पोरेट का कंट्रोल वहाँ के मीडिया पे इतना नहीं है क्या? इतना नहीं, मुझे नहीं लगता इतना है जितना कि हिंदुस्तान में हो गया है। जैसे मुझे कहानी याद आती, कहीं मैंने पढ़ी थी कि अंग्रेजों के वक्त में शेफर्ड की जो छुरियां थी उनसे बकरे काटा करते थे। शेफील्ड थी, शेफर्ड था, क्या था? शेफील्ड जगह है। तो शेफील्ड की जो छुरी थी उससे बकरे काटा करते थे।
जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया तो राजनेताओं ने सोचा कि यहाँ पर स्वदेशी चीज़ें होनी चाहिए, तो उन्होंने हिंदुस्तान में बनी हुई छुरी लगानी शुरू कर दी और बकरे फिर उस छुरी से कटने लगे। तो हिंदुस्तान बदल गया, छुरी बदल गई लेकिन कटने वाले बेचारे वही रहे। तो हमारे यहाँ ये होता है कि जब एक सरकार आती है तो उस सरकार में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, भाई फलाने राजनेता पे आप के बारे में मत लिखिए, टीवी पे उसकी खिलाफत में मत कीजिए, इसको स्पेयर कीजिए। जब वो राजनेता चला जाता है, कोई नया आ जाता है, तो उसके बाद कहते हैं साहब इसको अब इसको हाथ मत लगाइए। तो ये प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में। अगर आप डेवलपिंग मुल्क में डेमोक्रेसी आप लाएंगे तो ये सब होगा ही। उसको इन दोनों के बीच में, डेविल एंड द डीप सी, इन दोनों के बीच में कैसे जिया जाए। कार्टूनिस्ट हमें बता। हिंदुस्तान कार्टूनिस्ट के लिए पैराडाइज है। ये जो इसके कॉन्ट्राडिक्शंस हैं और ये जो इसके अंदर सारी खराबियां हैं, यही तो एक वजह है कि यहाँ पे कार्टूनिस्ट को एक ऐसा कैनवस मिलता है जिस पे उसको कैप्चर करने के लिए बहुत सारा मसाला है। पिछले कुछ वर्षों में वो जो कैनवस है वो बदल रहा है। जैसे कि अगर आप पॉलिटिशियंस को लें तो कहाँ पंडित नेहरू, कहाँ महात्मा गांधी, कहाँ राजगोपालाचारी, ऐसे ऐसे स्टॉलवर्ट्स इस हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं जिनके कार्टून बनाने में भी मज़ा आता था। एक वक्त था जब तरह तरह के हेडगियर्स होते थे, तरह तरह के कॉस्ट्यूम टाइप पहन के लोग आते थे, पॉलिटिशियंस तरह तरह के लोग थे। अब हमारे वक्त में भी जब हम जिन लोगों को हमने ड्रॉ किया, उनमें चाहे आप राजनारायण ले लीजिए, चरण सिंह लीजिए, चाहे आप देवीलाल लीजिए, लालू यादव, LK आडवाणी, वाजपेयी जी, बहुत सारे, इंदिरा गांधी, ये पॉलिटिशियंस हैं। लेकिन अब का जो दौर है, मैं कहूँगा कि जो नए दौर के जो यंग पॉलिटिशियंस हैं, जो 3 पीस सूट पहन करके पार्लियामेंट में आना पसंद करते हैं, अगर अव्वल तो वो आते ही नहीं और आएँ तो पहन के आना पसंद करते हैं, तो ये भी हिंदुस्तान भी पॉलिटिकल कार्टूनिंग उतनी मोनोटोनस हो जाएगी जैसी वेस्ट में होती है, जहाँ सब लोग 3 पीस सूट में खड़े होते हैं। तो ये मोनोटोनी अगर आ गई तो कार्टूनिंग के लिए उतना मज़ा नहीं रहेगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि कार्टूनिंग एक बहुत ही पावरफुल वेपन है जिससे आप किसी को भी ध्वस्त कर सकते हैं। लेकिन ये मोस्ट गांधीयन और मोस्ट पीसफुल तरीका है अपनी विरोध की ध्वनि को जाहिर करने का। दिस इज़ द मोस्ट पीसफुल गांधीयन वे ऑफ प्रोटेस्ट। तो सुधीर, बड़ा मज़ा आया। यानी पूरी कायनात जो आपके गिरफ्त में है, कार्टूनिंग में आपके ब्रश के नीचे जो चलती है, आपने हमें उस सब से आशना कराया। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर, बड़ा मज़ा आया। थैंक यू, शुक्रिया।